Okay, guys, before we start, please note this video does not represent official college administration in any manner. All the views and information shared here are based on the experience of the panelists and are meant to help parents and students make an informed choice. It is advised to browse institute's website before taking admission. Okay, so guys, let's start. सबसे पहले तरल हमें बताएं आप कैसे हैं. मैं अच्छा हूँ अक्षय. थैंक यू फॉर हैविंग मी. गुड गुड. इंट्रो से स्टार्ट करें आपके. तो सबसे पहले हमें ये बताएं आप कौन सी कॉलेज की कौन सी ब्रांच से हो और आप कौन से ईयर से कौन सी ईयर तक कॉलेज से एसोसिएटेड थे. सो मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ एनआईटी पटना के, सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना. और मैं एडमिट हुआ था 2016 में और मैं ग्रेजुएट हुआ 2020 में. उसके बाद करंटली मैं मास्टर्स कर रहा हूँ मैकेनिकल में यूएस में. बट टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल, मैं एनआईटी पटना से ग्रेजुएट हूँ. और अभी और क्या चल रहा है? कोई इंटर्नशिप, स्टार्टअप या कोई प्रॉपरली स्टडी में ही है आप, या और कुछ भी कर रहे हैं साथ में लाइफ में? अभी तो मैं स्टडी में हूँ. मैं अपना मास्टर्स खत्म करूंगा इस मई में, अगले 2-3 मंथ्स में. सो मेरा ऑलवेज ऐसा एक ड्रीम था दैट कि मैकेनिकल के अंदर लोग ज्यादा परस्यू नहीं करते आगे, बस जॉब कर लेते हैं फिर सीएस में शिफ्ट कर लेते हैं. सो मेरा ड्रीम था दैट कि मास्टर्स करना, अपने ब्रांच के बारे में डीप नॉलेज लेना. सो वो मेरा एक मेजर मोटिवेशन था आफ्टर आई ग्रेजुएट फ्रॉम एनआईटी पटना. सो यस. ओके. सो लाइफ बिफोर कॉलेज से अपन शुरुआत से अगर बात करें तो सबसे पहले हमें बताएं 10th के बाद आपका साइंस की तरफ कैसे इंटरेस्ट बढ़ा. क्या ऐसी सिचुएशंस थी कि मन था या फिर कोई सिचुएशन थी कि आप साइंस की तरफ बढ़े आगे? साइंस की तरफ बढ़ने का मेरा मेजर मोटिवेशन था कि 10th में इट वाज अ बिट डाइसी. मतलब थोड़ा ये था कि मैं साइंस करूँ कि ना करूँ. फिर जब मैंने 10th की स्टडीज एंड ऑल शुरू किया, मुझे साइंस में, मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा. मतलब मैं अच्छा स्कोर करने लगा. मुझे अच्छे से ऐसा एक्साइटिंग फील होता था कि मैं कॉन्सेप्ट सारे समझ पा रहा हूँ. एंड बचपन से ही मेरा ऐसा एक वो था दैट कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए कार्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होती है. तो मेरा हमेशा से क्वेश्चन था दैट कि कार कैसे काम करती है, इंजन कैसे काम करते हैं. तो वही सब नॉलेज लेने के लिए जब मैंने फैमिली से बात करी तो मुझे पता चला दैट कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसी है दैट कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो आप कोई भी मशीन या फिर कोई भी कंपोनेंट्स होते हैं वो आप कैसे काम करते हैं वो सब आप सीख सकते हैं. सो 10th के बाद जब मेरा रिजल्ट एंड ऑल आया, सो आई स्कोर्ड गुड परसेंटेज. मतलब मेरे मार्क्स वगैरह अच्छे थे. सो फिर साइंस लेने का मेरा मोटिवेशन ऐसा आया दैट कि मैं साइंस ले सकता हूँ, मैं और भी सीख सकता हूँ और मैं अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकता हूँ. सो वो एक मेजर मोटिवेशन था 10th के बाद. तो इसी में मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा. आपने स्कूलिंग कहाँ से करी वो थोड़ा बताएं, और कोचिंग करी थी क्या, और अगर करी थी तो कहाँ से करी थी? सो मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद गुजरात से. सो मेरी अहमदाबाद में एक स्कूल है. मैंने 10th में कोचिंग, मतलब 10th तक तो मैं फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मैं वही स्कूल में था. बट फिर जब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, पेरेंट्स वगैरह से बात किया, तो एक चीज रियलाइज हुई दैट कि 11th-12th साइंस में इम्पॉर्टेंट ये होता है दैट कि जो बच्चे हैं वो खुद से प्रैक्टिस करें. सो और वो प्रैक्टिस अच्छे से होती है कोचिंग में. सो जब मैं स्कूल में था तो सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक स्कूल जाओ, उसके बाद 4 घंटे कोचिंग जाओ, तो प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं बचता था. सो फिर 11th-12th में मैंने क्या किया, जो अहमदाबाद की एक लोकल कोचिंग थी एडिनोवा करके, तो उस कोचिंग में मैंने उनसे बात करी है कि आपके पास ट्यूशन प्लस स्कूल ऐसा कोई प्रोग्राम है. तो उन्होंने कहा कि उनके पास प्रोग्राम है इन विच वो बच्चों का एनरोल करते हैं. सुबह से लेके वो दोपहर तक पढ़ाते हैं और दोपहर के बाद दे आर कम्प्लीटली फ्री. सो जो चीज़ हम स्कूल में सीखते हैं वही चीज़ हम कोचिंग में सीखेंगे, बट दोपहर के बाद का टाइम पूरा फ्री मिलता था. सो वो एक एडवांटेज था मेरे पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से दैट कि जितना टाइम मुझे ज़्यादा मिल पाएगा खुद की सेल्फ स्टडी के लिए, कोचिंग के लिए, तो मैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट्स सारे सेम होते हैं. जस्ट इज दैट कि कितने डिफरेंट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाते हो. तो वो एक मेरा कोचिंग का मेजर एक्सपीरियंस था दैट कि ऐसे सीखना है. एंड दैट रियली हेल्प मी. मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मेंस और एडवांस में अच्छा स्कोर कर सकूं. गुड. तो इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अपन ने स्कूल टाइम की आपकी बात कर ली, तो अब कॉलेज में
जब आप एडमिशन ले रहे थे तो आपका लाइक इंटरेस्ट था कि मेरे को इसी ब्रांच में जाना है, या फिर नॉर्मल जो एक जनरल सिचुएशन होती है कि रैंक के हिसाब से अपन निकालते हैं कि ये ब्रांच बेस्ट अपने को मिल रही है, तो वो आपका सिचुएशन था? सो मेरी सिचुएशन ऐसी थी दैट कि मेरा रैंक अच्छा था थोड़ा, सो इवन दो माय रैंक वाज गुड, मेरा ये मन था दैट कि मैं मैकेनिकल के लिए ही अप्लाई करूंगा। मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह ने सीएस के लिए अप्लाई किया, मैकेनिकल के लिए सीएस के लिए किया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए किया, फिर लास्ट में मैकेनिकल के लिए किया एज अ सेफ्टी ऑप्शन। तो मेरी रैंक के हिसाब से मेरे को मैकेनिकल तो मिलने ही वाली थी, तो सिर्फ मैंने एनआईटीज में सारी एनआईटीज थी, उसमें रैंक के बेसिस पे कि कौन सी एनआईटी मैकेनिकल के लिए बेस्ट है, कहाँ पे लैब ज्यादा है, कहाँ पे प्रोफेसर ज्यादा है, कहाँ पे मैकेनिकल का प्लेसमेंट ज्यादा है, ये थोड़ा बहुत रिसर्च करके मैंने देखा कि कौन कौन सी एनआईटीज सबसे बेस्ट है, और मैंने उन्हीं के मैकेनिकल के लिए अप्लाई किया, क्योंकि मेरा पहले से था दैट कि जाना है तो मैकेनिकल में जाना है। सो मुझे ऐसे चांस नहीं था कि मैं सीएस में ले लूँ, सीएस में लगे तो चलो आप बढ़िया तो सीएस कर लेते, तो ऐसा नहीं था। सो मैंने मैकेनिकल के लिए ही अप्लाई किया था, और फिर बेस्ड ऑन रैंक मुझे एनआईटी पटना मिली थी। ओके, सो जैसे कि आपने बताया मैकेनिकल में आपने लाइक पहले से इंटरेस्ट था और डिसाइड था कि उसी में जाना है, तो नॉर्मली एडमिशन के वक्त एक और सिचुएशन आती है, एक और क्वेश्चन रेज करना चाहता हूं मैं कि लाइक स्टूडेंट्स देखते हैं क्या कि भाई नेक्स्ट 4-5 इयर्स हम जिस ब्रांच को देंगे तो उसमें क्या कोर्सेज रहेंगे, उसके बारे में पहले से ऑनलाइन चेक करते हैं डिटेल में, और अगर नहीं करते तो क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए और कितना फायदा मिलता है इससे? अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने खुद भी चेक नहीं किया था दैट कि मैकेनिकल के लिए कोर्सेज कौन कौन से, बट जब मैं ग्रेजुएट हुआ और जब मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ, तो एक चीज मुझे रियलाइज होती है दैट कि चेक करना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, और ऐसे स्टूडेंट से बात करनी चाहिए जो एटलीस्ट सेकेंड या थर्ड ईयर में। उसका रीजन ये है दैट कि ऑलमोस्ट सारी एनआईटीज, आईआईटीज और सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कोर्स स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सेम रहता है। मीन्स या तो आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, या तो आप मशीन डिजाइन पढ़ेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे, बट वो कब आ रही है, वो आपके सेकेंड ईयर में आ रही है, वो आपके थर्ड ईयर में आ रही है, वो फोर्थ ईयर तक वो पर्टिकुलर कॉलेज उस चीज को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिकॉज मैकेनिकल को आप देखने जाए तो बहुत बड़ी ब्रांच है, नॉट ओनली मैकेनिकल बट कंप्यूटर साइंस ऑल्सो। आजकल कंप्यूटर साइंस के अंदर भी डेटा स्ट्रक्चर, एआई, मशीन लर्निंग, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं। सो मेरे ओपिनियन में स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत चेक करना चाहिए, बिकॉज आप ट्वेल्थ के बाद एडमिशन लेने जा रहे हो, तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। बट आप अगर किसी से कर पाते हो जो आपको बता सके दैट कि इस कॉलेज में ये कोर्सेज, ये 2-3 कोर्सेज ज्यादा है, तो आपको अगर इसमें एडमिशन आप इसमें ले सकते हैं, कंपेयर टू इसमें जिसमें ये लोग इतना फोकस नहीं करते कोर्सेज एंड ऑल पे। सो वो रिसर्च कर सकते हैं पेरेंट्स एंड ऑल, बट दैट लाइक वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, रैंक की, तो आपका। तो जो आपका रिसर्च टाइम था जब आपने रिसर्च करा मैकेनिकल के ऊपर, तो आपको क्या लगा तब कौन सा कॉलेज था जो बेस्ट ऑप्शन था मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए कि भाई मैकेनिकल ब्रांच इज बेस्ट इन दिस कॉलेज? और आपने लाइक जो प्रेफरेंसेस भरे थे काउंसलिंग के वक्त उनमें आपने किसको टॉप रखा, थोड़ा उसको बताएं। श्योर। सो जब मैं एडमिशन के लिए जा रहा था, तो मतलब मैंने मेंस क्लियर करने के बाद मैंने एनआईटी सारी फिल करी थी, और मैंने सिर्फ मैकेनिकल किया था। तो मैकेनिकल के लिए जो 3 टॉप एनआईटीज थी, फर्स्ट ऑफ ऑल सूरतकल, वारंगल एंड त्रिची, तो वो मैंने फिल की थी। एंड वो टॉप पे रखने का मेरा एक ही मोटिवेशन था दैट कि इन सब एनआईटीज का रैंक बाकी सारे एनआईटीज के कंपैरिजन में सबसे सबसे ज्यादा है टॉप पे, तो वो 3 तो ऐसे ऐसे टॉप पे आ गई थी। और फोर्थ मेरा जो वो था चॉइस था, वो था एनआईटी सूरत। वो मेरे होम टाउन की एनआईटी थी, बट ऑल्सो वो एनआईटी मैकेनिकल के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। तो जो जिन बच्चों को मैकेनिकल में जाना होता तो वो या तो सूरत चूज करते थे, या तो इन टॉप 3 में से चूज करते थे। सो वो मेरा टॉप प्रेफरेंसेस थे दैट कि सबसे पहले टॉप रैंक वाली एनआईटीज, एंड उसके बाद मेरी होम टाउन वाली एनआईटी, और फिर बाकी सारी एनआईटीज थी, वो कुछ रैंक के बेसिस के ऊपर फिल करी थी, और कुछ मैंने डिस्टेंस के बेस के ऊपर फिल करी थी, बिकॉज ट्वेल्थ के बाद मैं कभी घर के बाहर गया नहीं था, मैं कभी स्टेट के बाहर गया नहीं था पढ़ाई करने के लिए। सो थोड़ा सा बहुत दूर जाना भी ऐसा एक हेजिटेशन था मेरे पेरेंट्स के लिए कि इतना जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बट फिर लकीली मुझे एनआईटी पटना में एडमिशन मिला, सो एवरीथिंग।
तो जैसे कि आपको एनआईटी पटना मिल ही गया, तो अब उससे रिलेटेड में एक बात पूछ लेता हूँ कि लाइक एडमिशन के वक्त जब आप एनआईटी पटना फाइनल हो रहा था आपका, तो आपने तब उसके बारे में ऑफ कोर्स रिसर्च करी होगी, तो तब आपको क्या लगा, कैसा माहौल है इस कॉलेज को लेकर और कैसी इमेज है इसकी सोसाइटी में, एनआईटी पटना स्पेसिफिक? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गुजरात से था, तो मेरे सारे पेरेंट्स और सारे रिलेटिव्स सोच रहे थे that कि इतना दूर क्यों जा रहा है पटना से, आप गुजरात से बिहार जा रहे हो, बहुत दूर है, 2 दिन लग गए। और बिहार के बारे में उन्होंने सारे रूमर्स वगैरह सुन रखे थे that कि ऐसे गन फायरिंग एंड ऑल होती है सिटीज में। सो टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। पटना इज अ रियली गुड सिटी एंड कॉलेज एनआईटी पटना, जब मैं गया तो उस टाइम पे प्रोफेसर्स वर रियली वेलकमिंग। जब हमारा एडमिशन हो रहा था तो ऑब्वियसली सब बच्चों को थोड़ा ऐसा एंजाइटी फील होता है दैट कि नया कॉलेज है, नए लोग हैं। बट जब एडमिशन की प्रोसेस हो रही होती है तो आई रिमेंबर दैट कि आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी होती है, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है, अपने डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल वगैरह शो करके। सो जब वो फिजिकल रिपोर्टिंग करने गए तो मैकेनिकल के प्रोफेसर्स थे, बाकी सारे ब्रांच के प्रोफेसर्स थे, तो वो काफी वार्म थे, काफी वेलकमिंग थे। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम मुझे रियलाइज हुआ दैट कि दिस कॉलेज इज समथिंग जहाँ पे ऐसे लाइक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, मतलब आप वहाँ पे, मतलब वहाँ पे अच्छे से सेटल हो पाओगे, आपको लगता है कि नहीं ये घर जैसा ही है। आपको हॉस्टल मिलता है फर्स्ट ईयर में अगर आप इतने दूर से दूर के स्टेट से हो, तो वो सब चीजें थी। तो वो एटमोसफियर मुझे काफी अच्छा लगा था दैट कि ओके द एटमोसफियर इज रियली गुड, सीनियर्स भी अच्छे थे। सो वो सब चीजें कंबाइन होके जो डिसीजन जो ऐसा था ना दैट कि करे ना करे, जाए ना जाए, वो कंफर्म हो गया था कि थिंग्स आर गुड ओवर हियर। सो उस वजह से ओके गुड। इसी के साथ अपन एडमिशन की तरफ बढ़े, तो मेरे को ये बताएं लाइक एडमिशन के क्या मेथड हैं आपके कॉलेज में? जेई के थ्रू होता है या कोई कॉलेज का खुद का एग्जाम होता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम या कोई ओलंपियाड टाइप एग्जाम जिसके थ्रू एडमिशन हो सकता है? श्योर। मैं इसको कॉलेजेस के मैं स्पेसिफिक रिस्पांस दूंगा इसके लिए। सो एनआईटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, अगर आपका कोई स्टूडेंट है जिसको एनआईटी में एडमिशन लेना है, तो उसको जेडब्ल्यू मेंस क्लियर करना होगा। तो जेडब्ल्यू मेंस क्लियर करने के बाद आप एनआईटी और ट्रिपल आईटी इन दो जगह पे आप एडमिशन ले सकते हो। आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जेडब्ल्यू एडवांस क्लियर करना होगा, और जेडब्ल्यू एडवांस के बेसिस के ऊपर आपके जो रैंक आएगा आपको वो एनआईटी में, वो आईआईटी मिलेगी। एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जेडब्ल्यू एडवांस नहीं चाहिए, आपको सिर्फ जेडब्ल्यू मेंस चाहिए। सो इनका एडमिशन प्रोसेस ऐसा होता है कि वंस यू गिव एन एग्जाम, एक पोर्टल होता है, मुझे ऐसे पोर्टल का नाम नहीं पता बिकॉज काफी 3-4 साल हो गए मैंने ऐसे एप्लीकेशन प्रोसेस किया। बट एक पोर्टल पे आपको अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होते हैं, एंड उस पे आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं दैट कि आपको कौन सी ब्रांच, कौन से कॉलेज में, कौन सी ब्रांच में आपको एडमिशन चाहिए। सो आपका एक लिस्ट होगा 1 से लेकर 10 तक। लेट्स से आपने 10 कॉलेजेस फिल किए, सो 1 से लेकर 10, इट मींस दैट कि आपकी जो फर्स्ट नंबर वाली कॉलेज है वो आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी है। सो लेट्स से वो एनआईटी त्रिची में मैकेनिकल। ये जो आप बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर जोसा की बात कर रहे हैं ना, वो जो जोसा वाला प्रोसेस होता है? यस Okay. जोसा का प्रोसेस। सो आपने वो कॉलेज फिल किया, आपको अगर फर्स्ट में नहीं मिला तो आपका सेकंड में जाएगा, सेकंड में नहीं मिला तो आपको थर्ड में जाएगा। सो वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है जिसमें आप कॉलेजेस वगैरह फिल करते हो। कॉलेजेस का ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जाम नहीं होता। मतलब एनआईटी पटना में मेरा एडमिशन हो गया जोसा के थ्रू, तो उसके वो क्लियर हो गया कि लाइक जोसा के थ्रू ही होता है, लाइक जेई के थ्रू ही? यस जे के थ्रू ही होता है। आपका अलग से कॉलेज एग्जाम नहीं गॉट लेते। इट, गॉट इट, गॉट देयर आर इट। फ्यू तो इसी के कॉलेजेस, साथ अपन इसका बताइए। यस यस। देयर आर फ्यू कॉलेजेस सच एज बिट्स। तो बिट्स का अलग से एग्जाम होता है, उसका जेडब्ल्यू मेन के थ्रू नहीं होता। सो अगर आपको बिट्स में जाना है तो बिट्स का उनका अलग से एग्जाम होता है जो आपको पास करके रैंक लाके अच्छे से उसमें जाना पड़ता है। ओके ओके। तो अगर आप अपन स्कॉलरशिप्स की बात करें तो मेरे को ये बताएं लाइक स्कॉलरशिप्स का क्या सीन है आपके कॉलेज में, और किसी तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स अवेलेबल हैं क्या? सो स्कॉलरशिप्स का मीन्स एनआईटीज स्कॉलरशिप्स में मीन्स डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। मीन्स हर एक स्टेट का डिफरेंट होता है। बट अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल एड की, सो फाइनेंशियल एड स्टूडेंट्स को अवेलेबल होता है बेस्ड कि उनके पेरेंट्स का इनकम ब्रैकेट कैसा है। सो मेरे पेरेंट्स का इनकम ब्रैकेट 5 लाख से ऊपर था तो मेरे को ऐसा फाइनेंशियल एड नहीं मिला था। बट कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिनका इनकम ब्रैकेट 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में था, कुछ लोगों का 1 लाख से नीचे था। सो बेस्ड ऑन कि आपके पेरेंट्स कितना अर्न करते ईयरली,
तो उसके हिसाब से आपको आपको फाइनेंशियल एड मिलता है। मीन्स मेरी फीस कुछ अगर मान ले 10-20,000 थी, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो मेरे फ्रेंड्स की 10,000 थी, जिनका 1 से 5 लाख के बीच में था, कुछ लोग की 5,000 थी। तो आपके वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉलेज में, और कॉलेज के रूल्स क्या है। सो आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन बात करेंगे कॉलेज कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से, तो आपको वहाँ पे पूरा ऐसे डिटेल मिल जाती है। ओके, गॉट इट। तो इसी के साथ अपन मोर डिटेल्ड की तरफ चलते हैं। तो मेनली ब्रांच स्पेसिफिक डिटेल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन लेते हैं लाइक ओवर द पीरियड ऑफ 4 years क्या कोर्स रहता है इस ब्रांच में, क्या असाइनमेंट्स रहते हैं, क्या प्रोजेक्ट्स रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे के दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अगर वो किसी ब्रांच को चूज कर रहा है तो ओवर द पीरियड ऑफ 4-5 years उसको क्या पढ़ना है, कहाँ कि उसका उसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं। तो वो थोड़ा डिटेल में आप एक्सप्लेन करें। श्योर, मैं कर सकता हूँ। सो ब्रांच में जब आप मैकेनिकल लेते हैं तो आपके एक सेमेस्टर में कम से कम 3 से 4 कोर्सेज रहते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। सो जब एक कॉमन कोर्स होता है, मतलब जो फर्स्ट ईयर होता है ना, वो सारी ब्रांचेस के लिए सेम होता है। एटलीस्ट एनआईटी पटना में था। एनआईटी पटना में फर्स्ट ईयर में जो मैं पढ़ रहा हूँ वही सीएस वाले पढ़ रहे हैं, वही इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ रहे हैं, वही ईसी वाले पढ़ रहे हैं। सो सबका सेम रहता है। और इंजीनियरिंग में 4 सेमेस्टर्स के लिए, मतलब फर्स्ट 2 years के लिए मैथमेटिक्स मैंडेटरी रहती है। सो आपके हर एक सेमेस्टर में मैथमेटिक्स का एक कोर्स तो आएगा ही आएगा। सो आपको 4 मैथमेटिक्स के कोर्स करने होंगे, और वो मैथमेटिक्स के कोर्स डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट एज इन कि जैसे जैसे आप आगे सेमेस्टर्स में बढ़ते जाएंगे वो कोर्सेज मैथमेटिक्स के थोड़े स्पेसिफिक होते जाएंगे, दैट कि आपको वो नॉलेज यूज करना पड़ेगा बाकी सब सब्जेक्ट्स में। कि आप मान ले कोई इक्वेशन है, तो आप उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो नॉलेज आपको मैथमेटिक्स से मिलेगा, और वही नॉलेज आप बाकी सारे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके उसको आप सॉल्व करेंगे। सो एक मैथमेटिक्स का कोर्स कॉमन रहता है जो 4 सेमेस्टर के लिए होता है। और फर्स्ट ईयर तो आपका कॉमन रहेगा सारी ब्रांचेस के साथ। तो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं इंग्लिश, पढ़ते हैं एथिक्स, पढ़ते हैं, जो थोड़ा ऐसे ओवरव्यू टाइप होता है। मतलब आप अभी मैकेनिकल में ऐसा कह सकते हैं कि आपने मैकेनिकल शुरू नहीं करी है फर्स्ट ईयर में। सो एथिक्स होता है, इंग्लिश होता है, फिर सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर्स एंड ऑल होते हैं, दैट क्या स्ट्रेस एंड टेंशन वगैरह कैसे निकालना है। सो जो आपने ट्वेल्थ में स्टडी किया था उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा फर्स्ट ईयर के लिए। सो फर्स्ट ईयर इज थोड़ा बहुत लाइट होता है मैकेनिकल के लिए एंड सारी ब्रांचेस के लिए। बट सेकेंड ईयर से आप एकदम स्पेसिफिक चले जाते हो। सो स्पेसिफिक में क्या होगा, दैट कि कॉलेज ने कोर्स ऐसे डिजाइन कर रखे हो दैट कि आपको वो बिल्ड करते हैं एज इन कि आपको कुछ भी ऐसे तुरंत सिखाना शुरू नहीं कर देंगे। आपका वो बेस कंसेप्ट पहले क्लियर करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे आगे सिखाना शुरू करेंगे। सो बेस कंसेप्ट में मतलब मैकेनिकल को आप 3 या 4 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। फर्स्ट वुड बी थर्मोडायनामिक्स। सो आपने थर्मोडायनामिक्स ट्वेल्थ में सारे बच्चे पढ़ते ही है। सो थर्मोडायनामिक्स को वो रिवाइज करते हैं सेकेंड ईयर में। देन फिर वो जाते हैं अप्लाइड थर्मो में कि जो थर्मोडायनामिक्स आपने पिछले सेमेस्टर में सीखी उसको हम इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना मीन्स जैसे कि हीट एक्सचेंजर कैसे बनाना, बॉयलर्स कैसे डिजाइन करना, तुम्हारा जो कूलिंग होता है किसी भी चीज का, वो कैसे आप उसको स्टडी कर सकते हो। तो आपने सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में थर्मोडायनामिक्स पढ़ी, सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपने अप्लाइड थर्मो पढ़ी। सो जब आपको उस चीज का नॉलेज आ गया, थर्ड ईयर में आप एकदम कोर में जा सकते हैं, जिस कोर के अंदर आपको स्टडी करना होता है दैट की हीट एंड मास ट्रांसफर एज इन दैट की जो भी आप इंडस्ट्री में देख रहे थे उसको स्पेसिफिक रिसर्च में कैसे कर सकते हैं। सो ये एक पर्टिकुलर कोर्स था थर्मोडायनामिक्स। सेकंड होता है मशीन डिजाइन एज इन दैट की कोई भी कंपोनेंट है मशीन का, जैसे स्क्रू हो गया, बोल्ट हो गया, नट हो गया, ब्रिज हो गया, उसको आप कैसे एनालाइज कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर डिजाइन सही है कि नहीं है। सो उसके भी 2 कोर्सेज होते हैं, मशीन डिजाइन 1, मशीन डिजाइन 2। सो सारे कॉलेजेस बस ऐसा नहीं कहते कि आपको मशीन डिजाइन 2 पढ़ा दिया फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ऐसा नहीं होगा। वो आपको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप लेके थर्मोडायनामिक्स, मशीन डिजाइन, फ्लूइड डायनामिक्स, आपने फिजिक्स में फ्लूइड्स वगैरह जो 11th-12th में बच्चे फ्लूइड्स पढ़ते हैं, ताकि एक टैंक है, उस टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, उसके ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है। सो वो बस ऐसे बेसिक कैलकुलेशन होती है, बट वो कैलकुलेशन, वो फॉर्मूलाज कहाँ से आते हैं, ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ से, फिजिक्स कहाँ से, तो वो सब धीरे धीरे करके डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारे कॉलेजेस में कवर करते हैं। सो ये मेजर 3-4 टॉपिक्स है जो मतलब मैकेनिकल में कवर करे जाते हैं। एंड जब आप एंड में जाते हो तो आपका जो लास्ट सेमेस्टर होता है मैकेनिकल का, जो 4th ईयर होता है, वो कम्प्लीटली प्रोजेक्ट बेस्ड।
सो आपका जो अगर लास्ट सेमेस्टर तो आपको आपने जो भी स्टडी किया है अब तक उसको आप किसी ना किसी तरीके से अप्लाई करें। आप लैब्स होती है और वन ऑफ द कोर्सेज इज लैब। अगर 3-4 कोर्सेज है तो उसमें से एक कोर्स आपका लैब होगा। सो आपकी लैब हर एक सेमेस्टर में रहती है एंड तक। मैंने अपने कॉलेज की शुरुआत से लेकर एंड तक मैंने लैब करी है। और लैब इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग, क्योंकि लैब में आप सीखते हैं, आप मशीन्स पे काम करते हैं, आप लेथ पे काम करते हैं, आप वेल्डिंग पे काम करते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स पे वगैरह पे काम करते हैं। सो लैब एक वन होता है और लैब हर एक सेमेस्टर में होती है, चाहे वो फिजिक्स की हो चाहे वो मैकेनिकल की हो। सो ये सब मिला के एक कोर्स स्ट्रक्चर बनाता है कॉलेज, जिसमें आपको एक स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। सो अगर बच्चे होते हैं कि नहीं कॉलेज में जाके बहुत चेंजेस हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता, सडन चेंजेस नहीं होते, धीरे धीरे करके चेंज होते हैं। अगर आप अपना होमवर्क करते हो, अगर आप अपना असाइनमेंट रेगुलरली कर रहे हो और अगर आप चीट नहीं कर रहे अपने असाइनमेंट पे, तो आप अच्छे से जल्दी से सीख पाते हो। गॉट गॉट। तो इसी के साथ मैं आगे इसमें और जोड़ना चाहूंगा, लाइक क्योंकि आप ऑलरेडी इस ब्रांच से पास आउट हो चुके हैं तो आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया होगा कि लाइक क्या स्कोप रहते हैं इस ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के लिए और क्या आगे पॉसिबिलिटीज है अगर कोई नया स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाह रहा है तो उन लोगों। श्योर। वो काफी अच्छा क्वेश्चन है अक्षय, बिकॉज आजकल हम लोग देखते हैं कि सब लोग बस सीएस लेते हैं क्योंकि सीएस में पैकेज हाई होता है। बट अगर हम देखने जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी काफी स्कोप है। सो मैं स्कोप को 2 पर्टिकुलर सेगमेंट में डिवाइड करना चाहूंगा। फर्स्ट इज कि आपको हायर स्टडीज करनी है एंड सेकंड इज कि आपको जॉब करनी है। ओके, सो लेट्स अगर हम जॉब के बारे में बात करें, सो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स, मेरे खुद के बैचमेट्स काफी सारे हैं जिन्होंने थर्ड ईयर के अंदर, जब उनका थर्ड ईयर शुरू होने वाला था, सेकेंड ईयर के समर वेकेशन में, वो अपने होम टाउन से पटना आ गए थे। पटना आने के बाद उन्होंने कोचिंग करी, उन्होंने गेट की कोचिंग करी, गेट के लिए पढ़े। सो ऑलमोस्ट 90 स्टूडेंट्स में से 45 स्टूडेंट्स गेट की कोचिंग कर रहे थे हमारे बैच में से। सो थर्ड ईयर आते आते तक ऐसे होता है कि क्लास में कोई दिखता ही नहीं है, सब लोग गेट की कोचिंग कर रहे हैं। तो वैसा सिनेरियो हो गया था कि सब लोग वीकेंड्स पे और वीकडेज पे गेट की कोचिंग कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप गेट की कोचिंग करते हैं तो गेट की कोचिंग करने के बाद एंड जब आप अच्छा स्कोर करते हैं गेट में, तो काफी सारी गवर्नमेंट कंपनीज होती है, सच एज IOCL, ONGC, NTPC और मैं कंपनीज का नाम भूल रहा हूँ, बट ये 3-4 कंपनीज और काफी गवर्नमेंट पोजीशंस होती है जिसके आप अपने गेट के स्कोर के बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इसमें सब बच्चों का मतलब एक साथ एडमिशन होता है, नहीं। मैकेनिकल की जॉब पोस्टिंग्स अलग होती है, इलेक्ट्रिकल की जॉब पोस्टिंग्स अलग होती है और ईसी की जॉब पोस्टिंग्स अलग होती है। सो अगर आप गेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप बस मैकेनिकल के बच्चों के साथ ही compete करेंगे, आप इलेक्ट्रिकल के बच्चों के साथ compete नहीं करेंगे। सो अगर हम जॉब सिनेरियो की बात करने जाए तो एक गेट का वो होता है कि आप गेट के थ्रू गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। अगर किसी को प्राइवेट जॉब में जाना है तो कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट्स होते हैं। तो प्लेसमेंट्स में टाटा आती है, टाटा HEC आती है, एल्स्टॉम आती है। सो काफ़ी सारी कंपनीज होती है जो मैकेनिकल को रिक्रूट करके जाती है। और मीन्स हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, बट जॉब का दैट कि यू कैन डायरेक्टली गो इनटू जॉब। बिल्कुल। अगर किसी को हायर स्टडीज करनी है तो अगर जब वो अपना बीटेक खत्म करते हैं तो उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो एमटेक कर सकते हैं इंडिया के अंदर ही, तो उनको एमटेक करने के लिए भी गेट दे के और वो IITs और NITs में एडमिशन ले सकते हैं ताकि वो एमटेक कर सके। और उनका जो एमटेक होगा फिर वो एक स्पेसिफिक हो जाएगा, जबकि वो पूरे मैकेनिकल में एमटेक नहीं करेंगे, वो एमटेक करेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। टॉपिक होगा उनका थर्मोडायनामिक्स, मशीन डिजाइन, फ्लूइड डायनामिक्स, एनालिसिस एंड फेलियर। सो ये सब पर्टिकुलर टॉपिक पे स्मॉल, क्योंकि एमटेक क्या होता है, इट्स अ डिटेल स्टडी। आप और गहरा नॉलेज लेते हैं दैट कि मैकेनिकल में एग्जैक्टली होता क्या है। तो एमटेक आप पर्टिकुलर टॉपिक पर करो। सो बीटेक के बाद गेट देके आप एमटेक कर सकते हो हायर स्टडीज में। या एक और ऑप्शन होता है कि कुछ बच्चे बीटेक करने के बाद GRE, IELTS और TOEFL दे के किसी बाहर की कंट्री में मास्टर्स करना चाहते हैं, उसे कहते हैं MS, मास्टर्स ऑफ साइंस। सो उनके पास 2 ऑप्शन भी रहते हैं। सो बेस्ड ऑन कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन बीटेक के बाद क्या है। अगर आपको जॉब में जाना है तो आप जॉब में भी जा सकते हैं, अगर आपको मास्टर्स के लिए जाना है तो आप मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं, हायर स्टडीज के लिए। तो जैसा हायर स्टडीज में आपने बताया कि काफी ज्यादा क्रेज है बच्चों में हायर स्टडीज को लेके, चाहे इंडिया में हो चाहे फॉरेन में हो। तो ये तो बात हुई हायर स्टडीज की और स्कोप और पॉसिबिलिटीज की जॉब्स में। अब मैं आपसे लाइक ये पूछना चाहूंगा, अगर आपके ही कॉलेज में आपकी ही ब्रांच की पर्टिकुलर बात करें
तो कोई खास सपोर्ट है कॉलेज में मैकेनिकल को लेके, और कोई प्लस पॉइंट है कि भाई कोई बच्चा मैकेनिकल देख रहा है तो आपका कॉलेज बहुत अच्छा है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से? फैकल्टीज कैसी हैं, प्रोफेसर कैसे हैं, वो भी थोड़ा सा आप बताएं। श्योर। मैं अगेन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के दो डिफरेंट तरीके में आंसर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम फैकल्टीज और प्रोफेसर की बात करें तो फैकल्टीज और प्रोफेसर बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, क्योंकि मैकेनिकल के जो प्रोफेसर्स है वो मीन्स, अगर आप, कुछ प्रोफेसर्स काफ़ी यंग हैं और कुछ प्रोफेसर्स काफ़ी एजेड और काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो जो एक्सपीरियंस प्रोफेसर है ना, उनके पास वो जो मैकेनिकल का नॉलेज है वो इतना ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप जितना सीखना चाहो उनसे आप सीख सकते हो। वो आपके एम्बिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना सीखना है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। सो आप उनसे काफ़ी ज़्यादा सीख सकते हो जो प्रोफेसर एक्सपीरियंस है। जो प्रोफेसर यंग है वो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। सो वो आपको, अगर आपके खुद के प्रोजेक्ट्स है, जैसे आपके खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स है वर्कशॉप के अंदर या फिर मैकेनिकल के अंदर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं सच एज एनसिस, सॉलिड वर्क्स, कैटिया, अगर आपको वो सब सीखने हैं तो यंग प्रोफेसर्स के पास वो सब नॉलेज होता है, दैट क्या आप उनसे पूछ सकते हो कि सर आप हमें इस चीज़ का पर्टिकुलर नॉलेज दें। तो प्रोफेसर्स उन सब मामलों में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। और जब मैं कॉलेज में था तो अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है या फिर कोई फैमिली इशू आता है तो प्रोफेसर्स इन सब चीज़ों को अकोमोडेट करने के लिए थोड़े फ्लेक्सिबल थे, अगर आप उनसे ऑनेस्टली बात करो। तो ये सब चीज़ें जो मुझे प्रोफेसर और फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से काफ़ी अच्छी लगी थी। सेकेंडली, अगर हम कॉलेज के सपोर्ट की बात करें, स्पेसिफिक सपोर्ट की, सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कोई भी ब्रांच, नॉट जस्ट मैकेनिकल, अगर हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी कोई भी ब्रांच देखें, बच्चे सबसे ज़्यादा मजे करते हैं क्लब्स के अंदर। क्लब्स के अंदर एज इन दैट की काफ़ी सारे क्लब्स होते हैं, जैसे IEEE, ASME, SAE। अगर वो सब क्लब्स के अंदर क्या होता है कि बच्चे प्रोजेक्ट्स करते हैं। प्रोजेक्ट्स के अंदर, प्रोजेक्ट्स एज इन कि वो कार बनाते हैं, वो साइकिल बनाते हैं, वो सर्किट्स बनाते हैं, वो कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं। और ये सब और हैकाथॉन्स होती है, तो ये सब कॉम्पिटिशन ऑल ओवर इंडिया हर एक कॉलेजेस में होती है। सो आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है, आपको दूसरे कॉलेज के बच्चों के साथ कम्पीट करने का मौका मिलता है। सो ये सब प्रोजेक्ट्स चलते हैं 7-8 महीने। तो मुझे याद है जब मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व था, तो हम लोग रात को 12-2 बजे तक हम लोग काम करते थे लैब में, और सुबह 7-8 बजे हम लोग उठ के क्लास जाते थे। तो वो सब टाइम था जो काफ़ी एक्साइटिंग था। और कॉलेज की एक फंडिंग वो होती थी, दैट कि अगर आप इन सब क्लब्स में इन्वॉल्व है और आप ये सब एक्टिविटीज कर रहे हैं तो हम आपको थोड़ी बहुत फंडिंग दे सकते हैं। तो कॉलेज का जो गवर्नमेंट से कोटा आता था फंडिंग का, तो हमें उस कोटा में से फंडिंग मिलती थी, दैट कि हम खुद तो अपने पैसे लगा ही रही है, थोड़े बहुत पैसे लगा रहे हैं, बट कॉलेज भी हमें सपोर्ट करता था कि हम आपको ये फंडिंग दे सकते हैं कि आप ये प्रोजेक्ट बनाइए, सीखे, आप यहाँ पे compete करें, आप यहाँ पे जाए। तो हमें ट्रेन का रीइंबर्समेंट मिलता था कि आपने ट्रेन की टिकट गॉट कर, इट। तो वो सपोर्ट मिलता था हमें कॉलेज से। तो ओवरऑल बहुत अच्छा सपोर्ट है कॉलेज की तरफ से। तो आप यस, ये कहना चाह रहे हैं लाइक केवल मैकेनिकल ही नहीं और भी ब्रांचेस को देखें तो ओवरऑल प्लस पॉइंट है इस कॉलेज में? यस, यस, गॉट इट। यस, कह सकते हैं। तो हायर स्टडीज की जैसे अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो वहां पे LOR भी एक पॉइंट रहता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बाय प्रोफेसर। तो वो कितना आसानी से मिल जाता है या उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, वो भी थोड़ा बताएं। सो वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बिकॉज मुझे एक चीज़ का ये थोड़ा नॉलेज था दैट कि मुझे हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, सो मेरे को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए ही चाहिए होगा। सो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए मुझे पता था दैट कि कुछ पर्टिकुलर प्रोफेसर्स हैं जो मेरे पहले से सोच रखे थे दैट कि अगर मैं इस फील्ड में मास्टर्स करने जाऊंगा तो मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड के प्रोफेसर का LOR चाहिए होगा। सो मैंने जब भी उनकी क्लास होती थी तो मैं ऐसे ध्यान रखता था दैट कि मैं प्रोफेसर को परेशान ना करूँ या फिर क्लास में ज़्यादा मस्ती ना करूँ, सो दैट कि जो वो रेपुटेशन है प्रोफेसर के साथ वो थोड़ी बहुत बनी रहे। बिल्कुल। और होमवर्क वगैरह टाइम पे करना, असाइनमेंट टाइम पे करना, बिकॉज अगर रेपुटेशन नहीं है आपकी प्रोफेसर के साथ तो प्रोफेसर आपको इतना जल्दी इजीली LOR नहीं देगा। बिकॉज ऑफ दैट मुझे इजीली LOR मिल गया था, क्योंकि मैंने प्रोफेसर के साथ ऐसे अच्छे से बात वगैरह करके रेपुटेशन बना रखी थी। ओके, गॉट इट। तो इसी के साथ अपन प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स की तरफ अगर आए, तो सबसे पहले तो ये बताएं, इंटर्नशिप्स कॉलेज की तरफ से कंपलसरी हैं या स्टूडेंट के ऊपर है, लाइक वो करना चाहते हैं या नहीं? सो मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बिकॉज जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था तो उस टाइम पे थोड़े बहुत ऐसे रूमर्स थे दैट कि कॉलेज इंटर्नशिप मैंडेटरी करने वाला है, कि आपको 2 इंटर्नशिप ओके। करनी पड़ेगी। सो मुझे नहीं पता दैट कि अब ये रूल आ गया है कि नहीं आया है दैट कि एग्जैक्टली इंटर्नशिप करनी कि नहीं करनी। बट 1 इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है जब आप थर्ड ईयर में से पास आउट होते हैं, ठीक है।
तो आपके थर्ड ईयर का जो समर होता है, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच का जो समर वेकेशन होता है, वहाँ पे आपको इंटर्नशिप करना मैंडेटरी होता है, वो आपको करनी ही करनी पड़ती है। ठीक है, वो एक वन इंटर्नशिप का रूल है। 2 इंटर्नशिप्स आई कि नहीं आई, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम इंटर्नशिप्स की बात करने जाए, सो स्पेसिफिकली फॉर मैकेनिकल, सो काफ़ी सारी कंपनीज है पटना के आसपास बिहार में, और काफ़ी सारी कंपनीज है बाकी सारे स्टेट्स के अंदर भी, जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने इंटर्नशिप करी थी एनटीपीसी में। तो एनटीपीसी का प्लांट था, वहाँ पे उन्होंने पूरा 1 महीना जाके रहे थे वो लोग, उस प्लांट के आसपास क्वार्टर्स अच्छा। वगैरह में। और वहाँ पे वो लोग सीखते थे इधर कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई भी पावर प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है। तो जो लोगों ने Got it. कॉलेज में स्टडी किया था, तो उन लोगों ने वहाँ से इंटर्नशिप में एनटीपीसी में देखा, और फिर वहाँ से उन्होंने उसकी रिपोर्ट्स वगैरह बना के कॉलेज में सबमिट किया था। अगर मैं मेरी बात करूँ, तो मैंने इंटर्नशिप करी थी आईआईटी कानपुर में। तो आईआईटी कानपुर का एक प्रोग्राम होता है जिसे कहते हैं सर्ज, स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट रिसर्च इंटर्नशिप समथिंग, में उसका फुल Okay. फॉर्म। बट उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में काफ़ी सारी आईआईटीज़, नॉट जस्ट आईआईटी कानपुर, बट काफ़ी सारी आईआईटीज़ के ऐसे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं उन बच्चों के लिए जो बीटेक कर रहे हैं अभी। तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मेरे को ऐसे चांस मिला था दैट कि मैं एक प्रोफेसर के साथ काम करके रिसर्च पे काम कर पाऊँ, रिसर्च प्रोजेक्ट पे, ना कि इंडस्ट्री प्रोजेक्ट पे। एनटीपीसी वगैरह ऐसा है कि वो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट हो जाते हैं, बट मेरे को रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करना था। सो वो एक चीज़ थी जिस वजह से मुझे थोड़ा ऐसे एक एडवांटेज मिला था मेरे मास्टर्स के लिए भी। तो अगर वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि आपको अगर रिसर्च इंटर्नशिप करनी है तो आप वो कर सकते हैं, आपको अगर इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप करनी है तो आप वो कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप्स करना ओके। तो प्लेसमेंट्स की तरफ अपन बढ़े तो लाइक सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है प्लेसमेंट्स को लेके कि एवरेज पैकेज क्या रहता है। तो वो थोड़ा सा आप क्लियर करें कि पेरेंट्स के लिए कि भाई क्या एवरेज पैकेज उन्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए प्रैक्टिकलिटी में। श्योर। सो लास्ट जब मैंने चेक किया था, सो अगर आप मैकेनिकल की बात करें तो आप मैकेनिकल में एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 to 10 lakhs का। ठीक है, 10 lakhs बीइंग ऑन द वेरी हायर साइड, जिसमें आप मैकेनिकल और थोड़ा सीएस वगैरह कंबाइन कर सकते हैं। अगर आप कोर मैकेनिकल में जाना चाहते हैं तो आपका एवरेज पैकेज 7 to 8 lakhs के बीच में रहता है पर ईयर, और वो भी कंपनीज टू कंपनीज डिफर करता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो। तो वो एक एवरेज पैकेज है। ओके। तो प्लेसमेंट्स में एक और क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा आपसे, लाइक कॉलेज में जो आपके प्लेसमेंट्स होते हैं, कैंपस प्लेसमेंट्स, वो कितने अच्छे होते हैं? और लाइक ऑफ कैंपस भी सिचुएशन रहती है स्टूडेंट्स को कि भाई जाना पड़ता है, या कैंपस प्लेसमेंट्स ही बहुत अच्छे से हो जाते हैं? सो अगर आप क्या प्लेसमेंट्स की बात करना चाहें, तो कैंपस प्लेसमेंट वो डिपेंड करता है कि आपका पर्टिकुलर कॉलेज, जैसे एनआईटी पटना वाज वेरी एक्टिव, मतलब वो काफ़ी एक्टिव थे कंपनीज ओके, वगैरह को बुलाने के लिए। सो बढ़िया। अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, अगर वो कॉलेज एक्टिव नहीं है कंपनीज को बुलाने के लिए, तब आपको ऑफ कैंपस जाना पड़ता है। बट एनआईटी पटना में ऑलरेडी 50-60 कंपनीज आती थी सारी ब्रांचेस के लिए, तो बच्चों को ऐसे बाहर ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सो जैसे मैकेनिकल की हम लोग बात करें तो मैकेनिकल में एल्स्टॉम, टाटा, दालमिया, और फिर एल एन टी मैकेनिकल, तो ये सारी कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए वहाँ पे आती थी और बच्चों को वो रिक्रूट करती थी। और वो स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट होता था कि हम लोग मैकेनिकल के लिए ही रिक्रूट कर रहे हैं। तो वो स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट के बेसिस के ऊपर सब बच्चे उस प्लेसमेंट्स के टेस्ट वगैरह में बैठते थे, इंटरव्यूज देते थे, बेस्ड ऑन इंटरव्यूज वो सिलेक्ट होते थे, फिर उनका पैकेज आता था। सो वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस थी जो एनआईटी पटना में अच्छी थी, दैट कि उनका जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर थे हमारे, वो काफ़ी एक्टिव थे। अगर आपका लेट्स से, मतलब मैंने खुद देखा है दैट कि कुछ बच्चे थे जो अपने कॉलेज के प्लेसमेंट के से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको लगा कि अगर वो बाहर से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेंगे जहाँ पे उनको हायर पैकेज मिल पा रहा है, तो वो लोग कभी कभी उस ऑप्शन के लिए भी प्रेफर करते थे कि हम लोग बाहर चले जाएंगे तो अच्छा हायर पैकेज मिलेगा। सो गॉट इट। आपके पास दोनों ऑप्शन फ्लेक्सिबल अवेलेबल होते हैं। तो तरल, ये तो बातें हुई कि कोई बच्चा आपकी ही ब्रांच में, आपकी फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहा है, तो आपने उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। अब सिचुएशन लेते हैं, लाइक बच्चा आपके ब्रांच में आ गया है, लेकिन कई बार उसे एहसास होता है कि यार नहीं यार, ये ब्रांच मेरे लिए नहीं बनी, उसको प्रॉब्लम होता है पढ़ने में या किसी भी तरीके से। तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स के पास क्या ऑप्शन रहता है आपके कॉलेज में? श्योर, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज मेरी खुद की ब्रांच में ऐसा हुआ था दैट कि मेरे
तीन मैकेनिकल फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी ब्रांच चेंज करी थी मैकेनिकल से कंप्यूटर साइंस, और एक आधे मेरे बैचमेट्स ने मैकेनिकल से ईसी। सो इस पर्टिकुलर का मेजर मोटिवेशन आपने बताया कि आपको अगर मैकेनिकल नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हैं। सो हर एक कॉलेज के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में, आप फर्स्ट ईयर की सबकी स्टडीज कॉमन होती है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में काफी अच्छा सीजीपीए लाते हैं, अच्छा सीजीपीए इट मींस 9 एंड अबव, सो 10 का स्केल होता है, अगर आप 9 सीजीपीए से ऊपर लाते हैं तो आप एलिजिबल बन जाते हैं अपना ब्रांच चेंज करने के लिए। सो आप कॉलेज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे को अपना ब्रांच मैकेनिकल से सी एस इलेक्ट्रिकल या ईसी कोई भी किसी में भी चेंज करना है, तो कॉलेज का एक कोटा होता है दैट कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच से, हम लोग टोटली पूरे पूरे कॉलेज में से, पूरे 2K16 बैच में से हम लोग 10 बच्चों को सीएस में कन्वर्ट करेंगे, 10 को ईसी में, 10 को इलेक्ट्रिकल में। सो अगर आप वो कट ऑफ क्लियर करते हैं 10 बच्चों वाला या फिर 20 बच्चों वाला, आपके कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, सो आप उस टाइम पे फर्स्ट ईयर के बाद अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। बट आपको 1 साल के लिए तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर ही आपको स्टडी करना होता है, और आपके ग्रेड्स के बेसिस के ऊपर आप अपनी ब्रांच किसी भी ब्रांच में चेंज करा सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो जैसे ब्रांच चेंज का ऑप्शन आपने बताया होता है, तो इसी में मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा कि ब्रांच चेंजेस करने का क्या कारण होता है? लाइक प्लेसमेंट्स और जॉब रोल्स में डिफरेंशिएशन होता है ब्रांचेस के हिसाब से, और प्लेसमेंट में सीजीपीए कट ऑफ क्या रहती है? सो प्लेसमेंट में सीजीपीए कट ऑफ होती है। सो जैसे हमारे कॉलेज में 7 और 7.5 के बीच में सीजीपीए कट ऑफ था। सो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई वगैरह करते हैं, आप स्टडी करते हैं, सो 8 सीजीपीए स्कोर करना और 8 को मेंटेन करना चारों साल के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अगर प्रोफेसर्स की सुने तो आप अच्छे से 8 सीजीपीए मेंटेन कर सकते हैं। बट अगर आपका सीजीपीए बहुत लो है, 6 है, 6.5 है, तो प्लेसमेंट में थोड़ी बहुत इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कंपनीज आपका सीजीपीए देखती है कि ये बच्चा कितना होशियार है या फिर ये कितना वो है, वो ताकि वो आपका इंटरव्यू ले सके। और आप ब्रांच चेंज करने का मोटिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन ये होता है सब बच्चों का दैट कि मुझे अच्छा वाला पैकेज चाहिए। तो सबका ये होता है दैट कि वो मैकेनिकल से या तो ईसी में चले जाएंगे या तो कंप्यूटर साइंस में चले जाएंगे। So, कुछ लोगों का मोटिवेशन ये होता है, बट मैंने ऐसा भी होते हुए देखा है दैट कि कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस से मैकेनिकल में भी आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको मैकेनिकल स्टडी करनी थी, क्योंकि वो हर एक स्टूडेंट डिपेंड करता है कि आपको क्या स्टडी करना है। अगर आपको पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो आपको अगर उसी स्पेसिफिक ब्रांच में एडमिशन चाहिए तो आप कॉलेज में एक साल में स्टडी कर सकते हैं वहाँ पे, और उसके बाद अगर आपको चेंज करवाना हो तो आप अपनी ब्रांच चेंज करवा सकते हैं, बिकॉज कि आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है या फिर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है। तो वो डिपेंड करता है मोटिवेशन के ऊपर, बच्चों को क्या पढ़ना है, और सेकेंडली कि आपको कौन से टाइप का प्लेसमेंट लेना है, आपको कौन सी जॉब करनी है। ओके, तो इसी के साथ अटेंडेंस की अगर बात करें तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है? कोई रूल कंपलसरी है अटेंडेंस के प्रति, या फिर लाइक स्टूडेंट अपने हिसाब से कहाँ टाइम स्पेंड करना है, कैसे मैनेज करना है, वो डिसाइड कर सकता है? सो अटेंडेंस मैंडेटरी होती है। अटेंडेंस मेरे कॉलेज में 70% मैंडेटरी थी, और वो पोर्टल पर रिफ्लेक्ट भी होती थी दैट कि आपने 20 में से 18 क्लासेस करी है, आपने 20 में से 19 क्लासेस करी है। और मेरे ओपिनियन में अटेंडेंस मैंडेटरी होना ज़रूरी भी होता है, बिकॉज अंडर ग्रेजुएट जब हम लोग बीटेक कर रहे होते तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती मस्ती करने के लिए, इधर घूम रहे इधर क्लास में जा रहे, टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। पर जब अटेंडेंस मैंडेटरी होती है तो आप एटलीस्ट क्लास में बैठ के सुनते हैं कि प्रोफेसर कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है, तो वो एक काफ़ी हेल्प हो जाती है कि जब आप क्लास में हो तो आप मेंटली प्रेजेंट रहते हो और आपको पता होता है क्लास में एटलीस्ट क्या चल रहा है। कुछ बच्चे नहीं आते थे, और प्रोफेसर्स ने कुछ केसेस के अंदर बच्चों को फेल भी किया है कि अगर आपने अटेंडेंस बिल्कुल ही नहीं, अगर आपने 10 क्लासेस अटेंड किए 40 में से, तो फिर वो प्रोफेसर आपको फेल करेगा बिकॉज वो कॉलेज का रूल है। अगर आपकी एक दो मिसिंग होती है दैट कि आप गलती से मिस करते हैं, बीमार पड़ गए, तो प्रोफेसर थोड़ा बहुत समझ जाते हैं कि नहीं, ये इस बच्चे ने 30 करी है तो मैं 32 दे सकता हूँ, बट अगर आपने 10 करी है आपको देनी है तो आप नहीं कर सकते। सो वो थोड़ा एक इशू होता है, मतलब वो एक थोड़ा रूल है दैट कि अटेंडेंस रखनी पड़ती है। बिल्कुल। तो कॉलेजेस में कई बार रेयरली ऐसी सिचुएशंस भी आती है कि स्टूडेंट को फील होता है कि यार इंजीनियरिंग मेरे से हो ही नहीं रही, चाहे ब्रांच स्पेसिफिक नहीं, कोई सी ब्रांच हो, लेकिन इंजीनियरिंग हो ही नहीं रही। और फिर वो ऑप्शंस देखता है लाइक मैनेजमेंट टाइप जॉब रोल्स के लिए, कंसल्टेंसी टाइप जॉब रोल्स होते हैं, या कोई लोग पैशन की तरफ अपना इंटरेस्ट जगता है उनका, कोई करिकुलर एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग, डांसिंग। तो ऐसे में अगर स्टूडेंट करियर बनाना चाहे तो उनको क्या ऑप्शंस रहते हैं आपके कॉलेज की तरफ से, क्या हेल्प रहती है?
ये काफी अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। सो अगर हम देखने जाए कि अगर लेट्स से कोई बच्चा मैकेनिकल में या कंप्यूटर साइंस में और उसका उस पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसी कंपनीज भी आती है जो कंसल्टिंग और जो स्पेसिफिक मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए भी प्लेसमेंट लेती है। और वो कंपनीज ऐसे ऐसे नोटिस दे के आती है कि जब हम लोग प्लेसमेंट लेंगे तो हम लोग ये हमारी जॉब रोल है, ये हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है। सो अगर आप उस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आपको कोडिंग या फिर डिजाइन या फिर आपको सर्किट डिजाइन वगैरह नहीं करना है, आपको अगर टेक्निकल काम नहीं करना है, आपको अगर मैनेजमेंट पोजीशन में जाना है, तो उसके भी प्लेसमेंट्स अवेलेबल होते हैं। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिल पाएगी? लेट्स से आपको सेकंड ईयर में रियलाइज हुआ दैट कि आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी बट आपको मैनेजमेंट करना है। सो आप अपने सेकंड ईयर में अपने फोर्थ ईयर के सीनियर से बात कर सकते हैं दैट कि सर बताए दैट कि कैसा है सिचुएशन, क्या आपको जॉब्स कौन कौन सी अवेलेबल है, कौन कौन सी पोजीशन अवेलेबल है। अगर आपको लगता है दैट कि मतलब आपकी कॉलेज में ऐसी कंपनीज आती है जो इन पर्टिकुलर जॉब पोजीशंस के साथ, तो आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हैं। अगर नहीं, देन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के अंदर भी काफी सारी कंपनीज होती है जो मैनेजमेंट पोजीशन के लिए लेती है। और सेकेंडली, अगर किसी बच्चे को अपना पैशन फॉलो करना है, लेट्स से सिंगिंग या डांसिंग या फिर लेट्स से पेंटिंग या फिर कोई भी एक्टिविटी है जो उनको अपने पैशन में फॉलो करनी है। सो जब मैं कॉलेज में था तो काफी सारे क्लब्स थे, और उनमें से दो तीन क्लब्स ऐसे भी थे जो सिंगिंग और डांसिंग और स्पोर्ट्स वगैरह के लिए थे। तो कुछ कुछ लोगों को ऐसे एथलीट बनना होता है, जबकि कॉलेज एथलीट। सो कॉलेज के अंदर इंट्राम्यूरल और इंटर इंटर एनआईटी कॉम्पिटिशंस भी होते हैं। सो अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है तो आप स्पोर्ट्स में वहाँ भी अपना आप कॉलेज के अंदर रह के सब्जेक्ट स्टडी करके मिनिमम ग्रेड्स जैसे 7.5 उतना ग्रेड्स ला के आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। आप हर रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए। अगर आपको बाद में भी जाना है तो आप वो सब चीजें कर सकते हैं। ड्रॉप आउट करने का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है कि आप कॉलेज ड्रॉप आउट कर सकते हैं, बट वो एक ऑप्शन अच्छा, इट्स नॉट वो तो एक्सट्रीम ऑप्शन हो गया लाइक। एक्सट्रीम ऑप्शन हो गया एकदम, दैट कि मेरे को बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, मैं बस अब अपना पैशन फॉलो करूंगा। सो वो एक एक्सट्रीम ऑप्शन हो गया, बट बाकी सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं अगर आप देखने जाए अच्छे से, तो वो सब होता है दैट कि अच्छा चलो गॉट इट। तो दूसरी ब्रांचेस में भी हायर स्टडीज को लेके कुछ अच्छा क्रेज है आपके कॉलेज में, और फॉरेन भी जाते हैं बच्चे? यस, काफी सारे ब्रांचेस में हायर स्टडीज का क्रेज है। और मैंने खुद भी देखा है दैट कि मैकेनिकल को छोड़ के भी, जब मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ अभी हायर स्टडीज, तो इलेक्ट्रिकल के बच्चे होते हैं, सिविल के बच्चे होते हैं, क्योंकि सिविल को हम कंसिडर करते हैं सिविल तो बस ऐसा उस वजह से ब्रांच है कि आप स्टडी करो और गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, बट ऐसा केस नहीं है। बच्चे न्यूट्रिशन में भी जाते हैं, फार्मेसी में भी जाते हैं, केमिस्ट्री में जाते हैं, फिजिक्स में जाते हैं। सो हायर स्टडीज का स्कोप है, हायर स्टडीज की एक्साइटमेंट भी है मैकेनिकल को छोड़ के भी। सो काफी सारे बच्चे करते हैं। ओके, तो गाइज ये तो हमने जान लिया कॉलेज और ब्रांच कॉम्बिनेशन के बारे में कि स्टूडेंट्स के पास क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं उन बातों के बारे में जो स्टूडेंट्स का कैरेक्टर शेप करती है, लाइफस्टाइल शेप करती है। तो तरल, एल्यूमिनी और स्टार्टअप्स की बात करें सबसे पहले, तो मेरे को पहले तो ये बताइए स्टूडेंट्स का एल्यूमिनी के साथ कैसा कनेक्ट है आपके? मेरा जो मेरा इनिशियल कनेक्शन था एलुमनाइज के साथ, वो थोड़ा वीक था फर्स्ट ईयर में, बिकॉज मैं उतना आउटगोइंग बच्चा नहीं था। बट जब मैं सेकंड और थर्ड ईयर में आया, मैंने प्रोफेसर्स के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया। कॉलेजेस के रीयूनियंस होते हैं जहाँ पे एलुमनाइज 20 इयर्स 30 इयर्स के पिछले एलुमनाइज आते हैं। सो आपके पास मौका रहता है कि आप उनके साथ इंटरेक्ट करें। कुछ एलुमनाइज काफी हायर गवर्नमेंट पोजीशंस पे होंगे, कुछ एलुमनाइज काफी हायर प्राइवेट जॉब पोजीशंस पे होंगे। सो आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो उस बेसिस के ऊपर कि आप उनका फोन नंबर ले लें, या फिर आप उनका लिंक्डइन कांटेक्ट ले लें, आप उनका जीमेल कांटेक्ट ले लें। सो वो कॉलेजेस के अंदर आपके कौन कौन से इवेंट होता है एलुमनाइज के, और आप प्रेजेंट हो कि नहीं हो। अगर आप रूम पे हो तो कोई एलुमनाई आपके रूम पे आके कनेक्ट नहीं करेगा कि मेरा नंबर ले लो। आपको रूम से निकल के उन एलुमनाई से जाके बात करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अगर कि मैं सेकंड ईयर मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ, मैं आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं जॉब वर्ल्ड के बारे में जानना चाहता हूँ। सो काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एलुमनाई से कनेक्ट करने के, और आप सारे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फोन नंबर, ईमेल, जो भी आपके एलुमनाई के लिए कंफर्टेबल होता है। ओके, तो इसी में आगे बढ़े तो मेरे को ये बताएं कि स्टार्टअप कल्चर कैसा है आपके कॉलेज में, और उसके लिए कोई इंक्यूबेशन सपोर्ट फैसिलिटीज हैं अलग से? ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बिकॉज मैं जब फर्स्ट और सेकंड ईयर में था तब कोई स्टार्टअप कल्चर नहीं था। सो मैंने अपने खुद के कॉलेज में
स्टार्टअप कल्चर को ग्रो होते हुए देखा है। मतलब जब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में था तब सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल क्लब्स थे, बट थर्ड और फोर्थ ईयर में कुछ सीनियर्स ने और कुछ बच्चों ने इंक्यूबेशन क्लब स्टार्ट किया, और उस क्लब के साथ फिर उन्होंने आईआईटी बॉम्बे के साथ उन्होंने उन्होंने एक अलायंस फॉर्म करा दैट कि आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी पटना का जो इंक्यूबेशन क्लब है, दे विल वर्क टुगेदर। और उस क्लब के अंदर काफी सारे इवेंट्स होते थे। इवेंट्स एज इन जो गीक्स फॉर गीक्स सीईओ थे, उनका एक सेशन था। फिर काफी सारे जो लोकल स्टार्टअप्स थे और काफी सारे जो अच्छे स्टार्टअप्स थे, उनके सीईओ, उनके सीएफओ, उन सबके सेशन होते थे। सो बच्चों के पास ऐसा एक चांस मिलता था दैट कि वो इन सब लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके कॉलेज के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है दैट कि आप किसी स्टार्टअप के सीईओ के साथ खुद इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे या फिर कभी मिल नहीं पाएंगे। तो इन सब ये इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह और ये एंटरप्रेन्योरशिप क्लब वगैरह ने ये स्टार्ट किया था दैट कि आप कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस की तरफ जाना है तो आप कैसे बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। सो स्टार्टअप्स में ग्रोइंग कल्चर है। ई सेल की अगर बात करें एंटरप्रेन्योरशिप सेल की, तो वहाँ किस तरह के इवेंट्स होते हैं? सो ई सेल के अंदर काफ़ी अच्छे इवेंट्स होते हैं। सो मुझे एक पर्टिकुलर इवेंट याद आ रहा है कि जिसके अंदर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है दैट कि आपके पास ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री प्रॉब्लम है, ठीक है। और आपको उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर आपको एक इंडस्ट्री मॉडल बनाना होता है दैट कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लेबर होगा, क्या हमारा बिजनेस मॉडल होगा, क्या हमारा बिजनेस प्लान होगा, हम लोग कब रेवेन्यू पॉजिटिव में जनरेट करना शुरू करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती है। ये सब कॉम्पिटिशन से बच्चों की जो थिंकिंग होती है दैट कि अच्छा, मैंने तो कभी सोचा नहीं दैट कि बिजनेस कैसे रन करना है, दिस इज एक्साइटिंग। क्योंकि मैकेनिकल के बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे को बस डिजाइन करना है, मेरे को बस ये करना है, मेरे को बस टेक्निकल करना है, मेरे को बस हैमर चलाना है। बट इन सब इवेंट्स की वजह से बच्चे उन तरफ भी ऐसा सोचना शुरू करते हैं दैट कि ओके, अगर मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है मैं कैसे करूंगा। और ये माइंडसेट आने से वो जॉब इंटरव्यूज के अंदर भी अच्छे से वो इंटरव्यूज दे पाते, बिकॉज क्योंकि जॉब इंटरव्यू ऐसा होता है दैट कि इट्स एन एनवेलप कि वो सब कुछ कवर करता है। सो ये सब इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने से आपको माइंडसेट डेवलप होता है। ओके, अगर रिसर्च की तरफ चलें तो लाइक कॉलेज में रिसर्च को लेकर कैसा माहौल है, कैसा कल्चर है, और रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं क्या, और कितनी फ्रीक्वेंटली होते हैं? सो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मैं खुद जानता हूँ दैट कि मेरे क्लास में कुछ बच्चे थे जो प्रोफेसर के साथ स्पेसिफिकली काम करते थे फर्स्ट ईयर से या फिर सेकंड ईयर से, जब उनको थोड़ा बहुत डोमेन नॉलेज आ गया था दैट कि मैकेनिकल में पढ़ाई कैसी होती है, कौन कौन सी पढ़ाई होती है। सो अगर आप प्रोफेसर के साथ बात करेंगे, उनका अगर एमटेक प्रोजेक्ट चल रहा है तो, और अगर वो आपको काम करवा रहा है, देन आप उनके साथ रिसर्च कर सकते हैं सेकंड थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में, ठीक है। बिकॉज फर्स्ट ईयर में आप स्टिल सीख रहे होते हैं मैकेनिकल क्या होती है, कैसे होती है, या फिर कंप्यूटर साइंस क्या होती है, कैसे होती है। सो मेरे बैचमेट्स ने कंप्यूटर साइंस के, मेरे बैचमेट्स ने इलेक्ट्रिकल के बैचमेट्स ने रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखे, वो भी कॉलेज के अंदर ग्रेजुएट होने से पहले। सो डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोफेसर से बात करते हो, कितने प्रोफेसर से बात करते हो। ऐसा हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट के 30 प्रोफेसर में से बस 3 प्रोफेसर रिसर्च कर रहे हो। सो क्या आप उन 27 से बात कर रहे हो जिनका नो है, और उन लास्ट 3 से बात करो कि ओके जिनका हाँ है। तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छे से पेपर वगैरह पब्लिश करना Got it. तो कोई प्रोफेसर है जो रिसर्च में काफी एक्टिव हो या फेमस हो, जिनका आप नाम बताना चाहें एक दो का, है। जैसे इफ यू रिमेम्बर? या काफी टाइम हो गया, बट एनआईटी पटना में एक प्रोफेसर है आनंद भूषण करके, जो आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट है और जो अभी करंटली प्रोफेसर है। तो उनका आनंद भूषण हो गया, फिर जेपी मॉन्डल हो गया। तो ये सब प्रोफेसर पटना के अंदर थे जिन्होंने मुझे रिसर्च की तरफ उन्होंने पुश किया था, मुझे उन्होंने इंकरेज किया था। तो अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप ढूंढ सकते हैं प्रोफेसर। बिल्कुल बिल्कुल। तो तरल, ये तो अपन ने काफी डिटेल में बात करी, एंड आपने बहुत अच्छे से एंड बहुत डिटेल में अमेजिंगली एक्सप्लेन करा पेरेंट्स के लिए। अब थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्टल लाइफ के बारे में बात करेंगे, बट इट कैन बी शॉर्ट। आप थोड़ा फास्ट आंसर कर सकते हैं जैसे आप चाहें। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो मेरे को बताएं कॉलेज में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक टेकिंग इन क्वेश्चन लैब्स, क्लासेस, इक्विपमेंट्स, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, ओवरऑल कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? सो एनआईटी पटना एकदम सिटी के बीच में है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एनआईटी पटना का जब मेरा एडमिशन हुआ था वो इट वाज स्टिल ग्रोइंग, मतलब बिल्डिंग्स बन रहे थे, हॉस्टल्स बन रहे थे। सो एनआईटी पटना का एक मेन गोल था कि जितने बच्चे हैं
उन सबको हॉस्टल देना है जो लोकल नहीं है, मतलब जो पटना से आते थे स्टडी करने के ओके। लिए वो तो घर से आते थे, पर जो बाहर के बच्चे थे दूसरे स्टेट्स के, उन सबको अकोमोडेट करने का। सो उनका हमेशा से गोल था फिर कि वो कैसे कैसे कर सकते हैं अकोमोडेट। और अगर हम लैब्स की बात करें तो लैब्स के अंदर देयर वर काइंड ऑफ बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैब थी। जैसे मैंने बताया था कि आपको हर एक सेमेस्टर के अंदर एक लैब करनी होती है। सो वेल्डिंग लैब, फिर मशीनिंग लैब, फिर ड्रिलिंग लैब, सो ऐसी बहुत सारी लैब्स थी, बहुत सारी मशीन थे। और एनआईटी पटना 1880 से डेवलप्ड है, तो उनके पास काफी सारी पुरानी मशीन्स है, काफी सारे पुराने बॉयलर्स है। सो वो सब चीजें, वो एक हिस्ट्री दिखाती है दैट कि पास्ट में क्या था और प्रेजेंट में क्या है। सो लैब्स और हॉस्टल्स और काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्पोर्ट्स के लिए भी डेवलपिंग था। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थे, बट कॉलेज ने फंडिंग वगैरह सिक्योर करके वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल ग्राउंड्स, रनिंग ट्रैक, ये सब कुछ उन्होंने धीरे धीरे करके बनवाया था। सो अगर अब अभी को एडमिशन लेता है तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल गॉट हो। इट, गॉट इट। तो लोकेशन वाइज आपने बताया कि सिटी के बीच में ही लोकेटेड है, तो फैसिलिटीज भी लाइक ओवरऑल सब अवेलेबल रहती है आसपास अगर बाहर निकले तो, और ट्रैवलिंग टाइम भी कोई ज्यादा बड़ा होगा नहीं। यस, हाँ, मेडिकल गॉट शॉप्स, इट। सारे जनरल स्टोर्स, सब कुछ आसपास अवेलेबल होता है। तो हॉस्टल की भी आपने बात करी, तो हॉस्टल में मेजरली क्वेश्चन रहता है कि लाइक हॉस्टल कंपलसरी है या डे स्कॉलर्स अलाउड है, तो वो थोड़ा बताएं। डे स्कॉलर्स अलाउड है, काफी सारे बच्चे डे स्कॉलर्स थे। और हॉस्टल फर्स्ट ईयर के लिए मैंडेटरी होता है, जो बच्चे बाहर के दूसरे स्टेट के हैं, मतलब बिहार के नहीं है, अगर आप गुजरात के, राजस्थान के या फिर यूपी के, तो आपके लिए हॉस्टल मैंडेटरी होता है। और हॉस्टल में रहना इज रियली एक्साइटिंग, काफी अच्छा होता है हॉस्टल के अंदर बच्चों के साथ रहना। तो हॉस्टल लाइफ लाइक कैसी है, थोड़ा उस पर आप और लाइट डालना चाहें तो, कैसे थी आपके टाइम? हॉस्टल लाइफ काफी अच्छी थी, बिकॉज ऐसा होता है दैट कि सब बच्चों का खाना एक ही जगह पे होता है, मेस में होता है खाना। सो आप अपने ग्रुप के साथ जाते हो, मेस में जाते हो, मस्ती करते हो। आपको जो खाना 15 मिनट में खत्म करना चाहिए, आप उसको 1.5 घंटे में खाना खत्म कर रहे हो, बैठे बैठे बातें कर रहे हो। सबकी बर्थडे सेलिब्रेट होती है, आपका जो पूरा ग्रुप होता है, आप उनके साथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, होली खेलते हैं। दिवाली में पटाखे जलाना इतना अलाउड नहीं है, बिकॉज हॉस्टल में विंडोज वगैरह फूट गॉट जाती इट, है। गॉट इट, काफी सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ गॉट इट। सेलिब्रेट कर सकते हैं, और काफी अच्छा होता है कल्चर। तो जब खाने की बात हुई है तो उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो लाइक मेस फूड कैसा होता है, और क्या क्या ऑप्शंस और वैरायटीज रहती है स्टूडेंट्स के लिए, और पेमेंट में प्रीपेड ही एक ऑप्शन है या पे फॉर ईच मील भी ऑप्शन है? सो पे फॉर ईच मील का भी ऑप्शन होता है, क्योंकि कुछ कुछ डे स्कॉलर्स थे जो अपने घर से आते थे, जो टिफिन लेके नहीं आते थे और वो मेस में खाते थे। सो आप मेस में 30-40 रुपीज दे के आप एक लंच या डिनर कर सकते हो। और अगर आप हॉस्टल के अंदर रहते हो तो आपको हॉस्टल के साथ मेस लेना मैंडेटरी होता है, कि आपको मेस तो लेनी ही लेनी पड़ेगा अगर आप हॉस्टल में ओके। हैं। और फूड ऑप्शंस की बात करें तो वेज और नॉन वेज दोनों फूड ऑप्शंस होते हैं। नॉन वेज हर रोज अवेलेबल नहीं होता है, हफ्ते में 2 या 3 बार नॉन वेज अवेलेबल होता है। और वो डिपेंड करता ओके। है कॉलेज टू कॉलेज, उनका क्या सिस्टम है पेमेंट का आपको नॉन वेज और पनीर खाने के लिए। तो जिस दिन नॉन वेज अवेलेबल होता है उस दिन पनीर भी अवेलेबल होता है। सो पनीर होता है, दाल होता है, रोटी होती है। अगर कोई मतलब स्वीट्स तो होती है। कोई स्वीट्स में कभी गुलाब जामुन, रसगुल्ला, खीर या फिर सेवैया, ये सब स्वीट्स वगैरह रहती है। और खाने की क्वालिटी की बात करें तो एनआईटी पटना का एक स्टैंडर्ड होता है, कि जो अगर मेस कॉन्ट्रैक्टर है उनको इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लीनलीनेस तो मेंटेन करनी पड़ती है। सो मेस काफी क्लीन, मेस काफी अच्छे से क्लीन वगैरह मेंटेन्ड होता है। सो कॉलेज का फूड कल्चर इज रियली गुड। घर जैसा खाना कहीं नहीं मिलता फॉर श्योर, गॉट बट इट, वो तो खाना ऐसा मिलता है तो कि आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते ओके, हो। ओके, ओके। इसी के साथ अपन सीनियर्स की तरफ बढ़े आगे, तो सीनियर्स का कैसा माहौल था कॉलेज में जब आप जूनियर थे? सो ये क्वेश्चन काफी सारे पेरेंट्स को रहता है दैट कि सीनियर्स कैसे होते हैं, सीनियर्स परेशान करते हैं नहीं करते। बट जस्ट एक चीज हर एक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को याद रखनी चाहिए, दैट कि सीनियर्स आपको परेशान करने के लिए नहीं आते। सीनियर्स का बस एक ही मोटिव होता है, दैट कि आप वो जो कॉलेज लाइफ के थ्रू जा चुके हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर आप कैसे अच्छे से आप कोऑपरेट कर सकते हो। क्योंकि कुछ सीनियर्स होते हैं जो गुजरात से आते हैं, जो हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर से भी आते हैं पटना के अंदर पढ़ने के लिए, तो वो उनके लिए काफी चैलेंजिंग होता है। तो सीनियर्स बस बेसिकली में हेल्प करना चाहते हैं कि आपको अगर ट्रेन टिकट बुक करनी है, फ्लाइट टिकट बुक करनी है, आपको अंदर हॉस्टल के अंदर सर्वाइव करना है, तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो। सो वो ऐसा होता है कि आप कैसे इंटरेक्शन फॉर्म करें। अगर आपके अंदर ज्यादा एटीट्यूड है दैट कि मैं सीनियर्स की नहीं सुनूंगा, तो सीनियर्स आपको परेशान कर सकते हैं। बट आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है दैट कि सीनियर्स है मेरे, मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ जो भी वो मुझे हेल्प करना चाहिए, तो आपका काफी अच्छा इंटरेक्शन रहता है उनके साथ।
तो सीनियर्स को लेके एक रैगिंग भी बड़ा टॉपिक रहता है पेरेंट्स के मन में, तो उसको लेके आपके का क्या एक्सपीरियंस है? लाइक हल्का फुल्का कुछ होता है इस टाइप का, या कोई बड़ा हाँ लाइक सीरियस इशू रहता है, या फिर एंटी रैगिंग फॉर्म भरवाए जाते हैं क्या? और एंटी रैगिंग कमिटी भी है क्या? वो भी आप थोड़ा बताएं। हाँ, एंटी रैगिंग कमिटीज हर एक कॉलेज के अंदर होती है, और उस कमेटी के अंदर हम्म, सीनियर्स होते हैं, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर्स के, जो काफी ज्यादा मच्योर होते हैं। और आई हम्म, वुड से दैट कि रैगिंग नहीं होती है। रैगिंग एज इन मतलब जो ऐसा होता था, जो जो सारे पेरेंट्स का नोशन होता है दैट कि रैगिंग होती है, मेरे बच्चे को ये करेंगे, वो करेंगे, ये काम करवाएंगे, वो काम करवाएंगे, वैसा नहीं होता है। सीनियर्स का बस एक ही मोटिव होता है दैट कि जो फर्स्ट ईयर आया है नया बैच, वो काफी एंग्शियस होता है कि हम घर से इतना दूर है, हमारे कोई दोस्त नहीं है, मैं किससे बात करूं, काफी सारे थॉट चल रहे होते हैं। तो उनका बस मेजर मोटिव ये होता है कि कैसे उनसे इंटरेक्ट करें प्रॉपर वे में, ठीक है। उनके साथ थोड़ा मस्ती वगैरह करके चलो चलो दौड़ते हैं, चलो एक्सरसाइज करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, चलो हम लोग तुम्हें दिखाते हैं कि शॉप्स वगैरह कहाँ पे कैसे। तो वो इंटरेक्शन होता है। और रैगिंग ऐसे नहीं होती है that कि मतलब आप अगर हॉस्टल के बाहर भी रहते हो, आप अगर पीजी वगैरह रहते हो, तो वहां भी सीनियर्स भी आपसे इंटरेक्ट करते हैं। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि ये सीनियर में रैगिंग करेगा, तो अगर वो आपसे ये भी पूछेंगे अच्छा नाम बताओ आपका, तो आपको रैगिंग लगेगी। सो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। गॉट इट, गॉट इट। इसी के साथ अपन फेस्ट की बात करें तो लाइक एनुअल फेस्ट कैसा रहता है? बहुत ग्रैंड टाइप का होता है क्या, या फिर स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं क्या, या एवरेज लाइक सिंपल बेसिक इवेंट्स होते हैं? स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, मैंने खुद स्पॉन्सर्स ढूंढे हैं, so मेरे को पता है that कि कितना ओके, मुश्किल होता है स्पॉन्सर्स ओके। ढूंढना। बट स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, और फेस्ट काफी ज्यादा ग्रैंड इवेंट होता है। काफी ज्यादा ग्रैंड है कि आपकी एक हफ्ते के लिए बिल्कुल भी क्लासेस नहीं होती, आपकी पूरी छुट्टी होती है। ओके। और जो नॉर्मली फेस्ट होता है जनवरी फरवरी में, तो फरवरी के 3-4 महीने पहले सब बच्चे प्रिपरेशन में लगते हैं, फेस्ट फेस्ट वगैरह की, सारे इवेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सारे स्पॉन्सर्स ला रहे होते हैं। तो आप जितना इन्वॉल्व हो सकते हैं फेस्ट में फर्स्ट ईयर से, आप उतना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो आप उतना ज्यादा सीख सकते हैं, सीनियर्स के साथ बॉन्ड कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। पार्टी एज इन आपको कैंटीन ले जाएंगे, कैंटीन में आपको खाना खिलाएंगे, सो फ्री का खाना खिलाएंगे सीनियर्स। सो वो सब चीजें होती है दैट कि आप फेस्ट में जितना ज्यादा इन्वॉल्व हो सके इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जितना ज्यादा इन्वॉल्व हो सके ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, उतना ज्यादा involved होना चाहिए। तो तरल, आपने लाइक बहुत ही अच्छे से, मैं कहूंगा सब कुछ अमेजिंगली आपने डिटेल में सब समझाया, एंड इट वाज रियली नाइस। अब एंड में मैं आपसे कुछ एडवाइस लेना चाहूंगा, लाइक कोई इंटरेस्टिंग एडवाइस जो आपके मन में हो, कि लाइक इतने डिस्कशन के बाद आपको लग रहा हो कि कुछ रह गया हो, जो आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बताना चाहें अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या मैं कहूँ अपने कलीग्स और अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि वो भी काफी बात होती है आपस में। तो Sure. कॉलेज चूज करने और ब्रांच चूज करने के बाद क्या आपकी राय रहेगी पेरेंट्स के लिए एक्स्ट्रा, अपकमिंग जनरेशन के लिए? श्योर। जब आप कॉलेज चूज कर रहे हो या फिर जब आप पर्टिकुलर ब्रांच चूज कर रहे हो, तो ये चीज अपने माइंड में मत रखिएगा दैट कि अगर मैं सीएस चूज करूंगा तो सीएस में मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल जाएगी, या फिर मुझे बड़ी सी कंपनी में, एप्पल में, अमेजोन में जॉब मिल जाएगी, और मेरा बेटा काफी अच्छे से पैकेज कमाएगा। सबसे पहले अगर कोई भी ब्रांच चूज करे, तो वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं है, देन डोंट चूज इंजीनियरिंग ब्रांच। अगर आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो आप कौन सी ब्रांच पे जाना चाहते हो, किस चीज के लिए आप एक्साइटेड हो, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो ब्रांच इस वजह से लेते हैं क्योंकि उनका फ्यूचर अच्छा होता है, सो वो केस नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैकेनिकल में रह के भी बाकी सारी ब्रांचेस से अच्छा कमा रहे होते हैं। व्हाई? बिकॉज वो उस चीज के लिए एक्साइटेड है, वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हैं। सो वो एक है दैट कि डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आपका इंटरेस्ट अगर आप किसी भी चीज के लिए एक्साइटेड हो, आप अपना फ्यूचर किसी में बना सकते हो, किसी भी ब्रांच के अंदर। कॉलेज के अंदर काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशर करते हैं दैट कि आईआईटी ही लेना है, आईआईटी ही लेना है, आईआईटी ही लेना है, एनआईटी नहीं चलेगा, एनआईटी नहीं चलेगा। तो वो बच्चे अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं कर पाते। सो मी एज ए स्टूडेंट जो एनआईटी पटना से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, जब मैं ऐसे देखता हूँ दैट कि क्या रही है मेरी जर्नी, सो एक चीज मेरे को रियलाइज हुई दैट कि आप किसी भी कॉलेज में हो, ठीक है, और आप डिटरमाइंड हो दैट कि मेरे को अपना फ्यूचर ऐसे बनाना है, तो आप अपना फ्यूचर अपने कॉलेज में वैसे बना सकते हो। अगर आपको गेट में रैंक 1 लानी है, तो आप एनआईटी पटना में रह के भी रैंक 1 ला सकते हो, और आप अपने स्टेट के लोकल कॉलेज में रह के भी एक रैंक 1 ला सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इसी में इसी में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और एक सिचुएशनल एक्सपेंड करना चाहूंगा। लाइक सपोज पेरेंट्स और स्टूडेंट डिसाइड कर चुके हैं कि आपके ही कॉलेज में, आपकी ही ब्रांच में आना है, तो श्योर। जो अपकमिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई एडवाइस स्पेशल, कि भाई स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो लाइक सीजीपीए कितनी मैटर करती है, सीनियर्स कितने मैटर करते हैं, या और कोई भी टॉपिक जो आपको लगाओ कि मिस्टेक्स होती है नॉर्मली,
और Sure. नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, तो वो आप थोड़ा सा बताएं। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई एनआईटी पटना में फर्स्ट ईयर में जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट डोंट बी अफ्रेड, ऐसे डरे मत दैट कि हम लोग एक बहुत बड़ी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। आपके जैसे ही 89 और बच्चे हैं जो आपके साथ वो जर्नी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट बी अफ्रेड। सेकंड, जितना हो सकता है सीनियर से उतना इंटरेक्ट करें, सीनियर से जितना हो सकता है उतना हेल्प ले, बिकॉज कुछ सीनियर्स होंगे जो आपको हेल्प करना चाहेंगे। थर्ड, जितने क्लब्स हो सके उतने क्लब्स में पार्टिसिपेट करें, उतने क्लब्स में एक्टिव रहे, बिकॉज आप थियरी पढ़ लेंगे, जितनी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे थियरी में, बट उस थियरी को कैसे अप्लाई करना है वो आप क्लब्स वगैरह में सीखते हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्लब्स में रह सकते हैं, बट जस्ट कीप दिस वन थिंग इन माइंड कि आपकी लाइफ 9 to 5 क्लासेस और 5 to 12 हॉस्टल नहीं होनी चाहिए। जितना आप एक्टिव जितना आप एक्टिव रह सकते हो, जितना आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, पटना को एक्सप्लोर कर सकते हो, बाहर खाना खा सकते हो, घाट पे जा सकते हो, गंगा रिवर बहुत अच्छी है पीछे, बहुत अच्छा सनसेट होता है वहाँ पे। सो आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, वो एक्सप्लोर करें। ओके, सो इन दी एंड एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा, लाइक एक इंजीनियर की लाइफ में 4-5 साल का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब वो जेई के लिए बहुत मेहनत करता है अच्छे रैंक स्कोर करने के लिए, बाद में कॉलेज में सीजीपीए मेंटेन करने के लिए मेहनत करता है, असाइनमेंट्स, जॉब्स, ओवरऑल बहुत मेहनत वाला पीरियड रहता है। तो आपको क्या लगता है दीज 5 years वर लाइक वाज दे वर्थ इट फॉर यू, और या फिर आपकी लाइफ में और भी कोई ऑप्शंस थे जो आपको लगता है अगर परस्यू करते तो ज्यादा बेटर होता? फॉर मी मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं थे, एंड पर्सनली आई वुड से दैट कि आपके जो इस 5-6 साल होते हैं जिसमें आप 2 साल कोचिंग करते हो और आपके 4 साल कॉलेज के ग्रेजुएट होते हो, उन 6 सालों में आप उन लोगों से मिलते हो, ठीक है, जो आपके साथ लाइफ टाइम के लिए रहते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है कि आपके स्कूल फ्रेंड्स और आपके कॉलेज फ्रेंड्स आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं। सो आप कहीं भी चले जाओ, मैं आज भी अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ कभी ना कभी कांटेक्ट में रहता हूँ, चाहे उनकी बर्थडेज होती है, चाहे मेरी बर्थडे होती है, चाहे उनके उनके फैमिलीज में कोई इवेंट होता है, तो मैं अभी भी उनके साथ कांटेक्ट में रहता हूँ। सो जो वो बॉन्ड है, जॉब्स एंड ऑल आती रहती है, चलती रहती है, बट जो वो बॉन्ड है आपके फ्रेंड्स और आपके बीच के, और जो आपकी लाइफ फॉर्म होती है, आपका जो माइंडसेट फॉर्म होता है, वो कॉलेज के अंदर होता है। वो आपकी जेडबल प्रिपरेशन के टाइम पे होता है कि आप कैसे बनेंगे फ्यूचर में, आप क्या करेंगे। सो इट इज डेफिनेटली वर्थ इट, जरूर करना चाहिए, एंड एवरीवन शुड गो फॉर इट। सो ओके तरल, लाइक थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इन दिस कॉज के लिए, आप आए जुड़े, और वी होप कि पेरेंट्स के स्टूडेंट्स की काफी अच्छी तरीके से हेल्प होगी, और आपने एक्चुअल में काफी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू अक्षय फॉर हैविंग मी।